अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने NA 249 ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा गिनती की मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया गया है। 29 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में कादिर खान मंदोखेल कामयाब हो गए थे, जिसके बाद हमने देखा कि नून लीग की जानिब से रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई थी, धांधली का शोर मचाया गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज रोक दिए थे और आज दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया गया। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हमने देखा कि हर इंतखाब के बाद धांधली के इल्जामात एक रवायत बनती जा रही है, बल्कि एक रवायत बन चुकी है जो इंतखाबी अमल को न सिर्फ मशकूक बनाती है बल्कि इसकी शफाफियत पर भी सवालात उठाए जाते हैं। लेकिन इस्लाहात के अमल को किसी भी हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया, जिसकी वजह से मौजूदा जो इंतखाबी निज़ाम है इसकी खराबियां जड़ पकड़ चुकी हैं। अब हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन को दावत दे रही है कि इंतखाबी इस्लाहात पर हमारे साथ बैठें। हमारी हुकूमत इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की जा रही है कि इस इस्तेमाल से इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत लाई जा सकेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत अपोजिशन को मनाने में कामयाब होगी? सारे मामले पर बात करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन, बशीर मेमन के इल्जामात भी हम देख रहे हैं कि अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये मामला अब कहां तक जाएगा? क्या इसकी तहकीकात होंगी या कुछ दिन की बस मीडिया हाइप है और फिर ये मामला खत्म हो जाएगा? सारे मामलात पर नाज़रीन आज में हम बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बैरिस्टर एहतजाज अहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से एहतजाज अहसन साहब से ही आगाज कर लेते हैं। सर, हमने देखा कि अब ये रवायत बन चुकी है कि मुल्क में जो भी इलेक्शन हारता है, जीतने वाले पर धांधली का जो इल्जाम है वो जरूर लगाया जाता है। हालिया मिसाल ले लें NA 249 की, जिसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी कामयाब हुई तो नून लीग की जानिब से धांधली का शोर मचाया गया। ये कहा गया कि इलेक्शन मैनेज किए गए और आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है। आपको नहीं लगता सर कि इस सब के बाद इंतखाबी निज़ाम में जो तब्दीली है वो नागुज़ीर हो चुकी है और अब हुकूमत की पेशकश को संजीदगी से लेना होगा? नहीं, हुकूमत की पेशकश, किसी की भी पेशकश हो, उसको संजीदगी से लेना चाहिए, मैं समझता हूँ। और एक वक्त था जब यही इमरान खान और ताहिरुल कादरी धरना दिया हुआ था इन्होंने कौमी असम्बली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर। तो खुर्शीद शाह साहब जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन थे कौमी असम्बली में, और मैं लीडर था ऑफ द अपोजिशन था सेनेट में, और जाहिर है हम अपनी पार्टी की जानिब से और पार्टी की सारी वादे फैसले के मातहत हम मियां नवाज शरीफ साहब के पास गए थे और हमने उनको कहा कि इस वक्त ये टाइम है जो कुछ कवानीन जो कि सियासतदानों के रास्ते को मुश्किल करते हैं और आपस में हमारा तजाद भी रहता है, उसमें कुछ तरामीम कर लें। आपकी हमारी मिलकर जो तिहाई अक्सरियत बनती है उसमें हमने इलेक्ट्रल लॉज का भी कहा, बिल्कुल EVM की भी बात हुई, ये जो इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन है, और नैब लॉज में भी, नैब में हमने कहा कि जो फैसला नैब करती है, नैब अदालत करती है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, उसकी एक अपील होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट जो करती है, सुप्रीम कोर्ट किसी को डिस्क्वालीफाई कर देती है डायरेक्टली, या सुप्रीम कोर्ट 184(3) इस्तेमाल करती है, तो उसकी अपील होनी चाहिए टू ए लार्जर बेंच, क्योंकि अभी तो अपील ही नहीं है। पर वो मियां साहब ने कोई हमें खातर खा कोई बिल्कुल ही वो हमारा मजाक सा उड़ाना शुरू हो गए। उनके साथी के लिए कवानीन की और नैब के कानून में नरमी की या इसकी तो आपको ज़रूरत है, आपके को नैब का और करप्शन आपकी तरफ है, हमारी तरफ क्या है? हम उनका ऐसा था जैसे हम गंगा नहाए हुए हैं और हमें तो इनकी बातों का फिक्र नहीं। अब इसी तरह
एक ये इस वक्त जो कंट्रोवर्सी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उस पे है। ये एक आइडिया अच्छा है, पर दो दो चीजें इसमें देखने वाली हैं। इसमें एक तो जी चौधरी साहब, एक दो हमने चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप उस पर सर असल बड़ी तरीके से भी हमें बता भी सकते हैं, क्योंकि आप सियासतदान भी हैं माशाल्लाह, कानून और आइन को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बन गई है वो बड़ी गंभीर हो गई है। अब जबकि इंतखाबी इस्लाहत के बारे में जो हुकूमत ने ऑफ़र किया है उसको बिलावल भुट्टो साहब ने वेलकम किया है, लेकिन कहा है जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री किया है। अब PMLN की चौधरी साहब सूरत हाल बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब देखें जिस तरह बैक टू बैक स्टेटमेंट उनके मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, एहसन इकबाल हों, उसके बाद देख लें खाकान अब्बासी साहब हों, खुर्रम दस्तगीर हों, लेकिन खाकान अब्बासी साहब तो चौधरी साहब कहते हैं कि ना हम बायोमेट्रिक को मानते हैं, ना EVM को मानते हैं, ना हम जनाब वोटिंग को मानते हैं, ना हम पेपर वोटिंग को मानते हैं। अब दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब साहबा जो उनकी तर्जमान है वो कहती हैं जी कम वट में हमने आपसे बात ही नहीं करनी, जो मर्जी कर लें, आपने हमारी क़यादत को जेलों में भेजा, उसके बाद आप तवक्को करते हम आपसे बात करें। तो मेरा चौधरी साहब आपसे सवाल है कि ये फिर हम इस ब्रिज को कैसे क्रॉस करेंगे, ये मामला कैसे हल होगा कि ये अब 70 से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि जी 10 इलेक्शन हुए, सारे के सारे मुतनाज़ा, लेटेस्ट से 249 कराची, अब खुशाब में होने जा रहा है 6 तारीख को सूबाई असम्बली का बाई इलेक्शन। तो ये मामला धांधली का कैसे रुकेगा, किस तरह एक बड़ी पार्टी को बिठाया जाए साथ? इसके लिए बहुत बड़े दिल और जिगर की ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बड़े कम लोग हैं जिनमें इस किस्म का ज़र्फ है कि तल्खियाँ भुला के और किसी एक बात पे आ जाना जो कौम के इंटरेस्ट में हो, और मुखालिफ को भी साथ बैठना, उसके साथ बिठाना, उसको मौका देना, उसको स्पेस देनी। और उनमें मेरी निगाह में खुर्शीद शाह हैं, आसिफ जरदारी ने बहुत इस किस्म की चीज़ जिसकी ज़बान काटी भी हो, आपने वो आपको कहे कि 5 साल मैं तो आपको हुकूमत करने दूंगा और ईवान सदर में बैठ के भी मैं कुछ नहीं आपके खिलाफ कोई नहीं करूंगा। कितने भी इख्तलाफात हों आसिफ अली जरदारी से, ये इस किस्म की जिसको पंजाबी में कहते हैं परया पंचायत वाला जहन होना चाहिए। जब आप परया पंचायत में बैठते हैं पंजाब में, तो फिर आप उसको एक तरह सरेंडर करके और अपनी तलखियों को, बिल्कुल जो तलखियाँ आपके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं उनको भूल के वहाँ बैठते हैं, भुला के। तो ये हमारे यहाँ है नहीं किसी में। मैं समझता हूँ असफंदियार वली में है। वो लीडरशिप का ये पुराना स्टाइल है, ये वो इस वक्त मफकूद हो गया। ये एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो 1985 की असेंबली है या थी, उसने बहुत गड़बड़ और काम खराब किया। 1985 की इलेक्शन आपको याद होगी, गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन हुआ था। उसमें कोई जमात नहीं हिस्सा ले सकी थी, कोई टिकट नहीं दे सका था, हर कोई इंडिपेंडेंटली आया था। लेकिन जो साहब उस पर बीबी मरूमा ने तो मरते दम तक रिग्रेट करती रही कि हमें उसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। नॉन पार्टी इलेक्शन 85 में हुए थे, नहीं करना चाहिए हमारे ख्याल में। और बीबी का भी ख्याल उस वक्त बाइकआउट करने का नहीं था। बाइकआउट के हक में ज्यादातर, मैं उस मीटिंग में 23 कचहरी रोड में था, ज्यादातर थे जतोई साहब और एयर मार्शल असगर खान साहब, ये ज्यादा, और नवाबजादा नसरुल्लाह साहब। ये बीबी लंदन में बैठी थी और टेलीफोन से वो राब्ते में रहती थी। उनका बड़ा आखिरी वक्त तक ये ख्याल था और उनकी राय थी कि हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। और आपने देखा कि जो बेनजीर भुट्टो डॉक्ट्रिन एक किस्म का है, उसको अगर कहा जा सके,
वो ये है कि आपकी 1997 में सिर्फ 17 सीटें आई थी कौमी असेंबली जी जी। और 1997 के इलेक्शन को हम बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन समझते थे। हम ये समझते थे कि प्रेसिडेंट फारूक लगारी ने ज्यादा ही स्विच दबा दिया है, घुमा दिया इतना कि पंजाब सारे पंजाब में पीपल्स पार्टी की एक सीट भी नहीं आई थी, पर वो 17 सीटें लेके 17 मेंबर लेके बीबी असेंबली में बैठ गई। बीबी ने कहा हमने पार्लियामेंट्री प्रोसेस को नहीं छोड़ना, पार्लियामेंट को और उसकी प्रोसेस को नहीं छोड़ना, वहां भी हमने उस फोरम में भी मुकाबला करना। बिल्कुल 1993 में हमारे फिर बहुत कम आए थे। 2013 में भी हम समझते हैं कि 2013 में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब मुंतखब हुए थे इसमें कौमी असेंबली में आए थे, तो हमारा मानना था कि ये आरोज ने इलेक्शन कराया, ठीक, और आरोज ने रिजल्ट बनाया। बिल्कुल, ये सारा रिजल्ट जो है मसनूई है। और हालिया भी हमने देखा एहतजाज अहसन का पीपल्स पार्टी का यही स्टांस रहा है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब इलेक्शन लड़ा तो उसमें कामयाबी हुई। एहतजाज अहसन साहब, आप ये कह रहे हैं कि जाहिर है तमाम जमातों का मिलकर बैठना, तलखियां बुलाकर, इसके लिए बड़े दिल की, बड़े जिगरे की जरूरत होती है। तो जाहिर है कल हमने देखा गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो की जानिब से तो इशारा दिया गया है, तो पीपल्स पार्टी क्या बड़े दिल का, बड़े जिगरे का मुजाहिरा करेगी, इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात के हक में है कि हुकूमत के साथ मिलकर बैठा जाए ताकि ज़ाहिर मुल्की मुफाद के लिए जो है वो कुछ इस्लाहात हो सकें, काम हो सकें, क्योंकि हर बार अगर इलेक्शन में रीकाउंटिंग या रीपोलिंग होती रही तो फिर ये निज़ाम तो नहीं चल सकेगा ना। ये निज़ाम ज़ाहिर है खतरे में पड़ेगा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और पार्टी खुद क्या फैसला करती है, मेरा असूल नहीं कि मैं के बारे में पहले से कुछ बताऊं। जब पार्टी मशावरत करेगी उसमें मेरा मशवरा तो ये यकीनन होगा कि हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको ज़रा वो बात मैं अर्ज कर दूं, एहतशाम साहब के जब 1985 के जितनी ये जो है ना नर्सरी लगी थी 1985 की असेंबली में, वो उसके बाद इस मुल्क की पार्लिमानी रवायात ही खत्म मुकम्मल तब्दील हो गई और हर कोई एक तरह इंडिपेंडेंट है, हर कोई अपनी अब राय वाला है, हर कोई जो है वो अदम बर्दाश्त है बहुत ज़्यादा। अब आप सोचें कि शाहिद खान अब्बासी जैसा बंदा भी ये कहे कि मैं इतनी साल मेरी उम्र है और इतना मेरा कद है और कोई करीब आके देखे तो उसको स्ट्रेचर पे भेजूंगा। ये पार्लियामेंट के सामने उन्होंने कहा वो स्ट्रेचर पे ना जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इस किस्म की बातें, या पत्थर लेके आ जाना जलसे जुलूस में, खुद अपनी गाड़ियों में पत्थर लेके आ जाना। ये 1985 की जो असेंबली, जो नॉन पार्टी असेंबली थी ना, सारी उसकी लगाई हुई पनीरी और नर्सरी है। ये वही है आपका पॉइंट जोड़ साहब, बड़ा क्लैरिटी के साथ समझ आ गया। अभी आपने जो बड़ी पते की बात की है कि इसके लिए दिलगुर्दा और जिसको कहना चाहिए बड़ा ज़र्फ चाहिए, आपने नाम लिया जरदारी साहब का, असफंदियार साहब का भी लिया। अब सवाल इस वक्त ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत कर रही है, रिसीविंग एंड पे वो है। अब जिस अंदाज से 3 साल की लड़ाई के बाद, इस इंतहा को पहुँचाने के बाद ये पोलिटिकल जो मामलात आगे चले गए हैं, अब ख़ास तौर पे अपोजिशन की जमातों में PMLN किसी तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। आपके ख्याल में अगर मैं पूछूं तो PTI में कौन से लोग हैं जिनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो बैठ के गाली गलोच और हुकूमती लोग भी करते हैं, बाकी भी करते हैं, किस तरह खामोश किया जाए और ये जिसको कहते हैं कि एतमाद की फ़िज़ा जो है ना उसको बेहतर किया जाए, तलखी कम की जाए। कौन आपके ख्याल में PTI के लोग ऐसे हैं जिनकी बात पे अपोजिशन वाले को कान धर सकते हैं? मेरा ख्याल है थोड़े हैं, पर उनमें मिसाल के तौर पे असद उमर हैं। उनका लहजा असद उमर का और उनके भाई का लहजा देख ले, उसमें आप जमीन आसमान का फर्क पाएंगे। ठीक कह रहे हैं। वो मतलब है असद उमर एक सियासतदान की तरह और
बड़ी सोच के और बड़े बैलेंस्ड अंदाज में नाप तोल के अल्फाज अदा करते हैं। और जुबैर साहब वो भी 1985 जैसे हैं, सही, गवर्नर हो गए एकदम, और उनका लहजा, उनका तरीका, उनका बातचीत का और होता है। पर बहरहाल ये उन भाइयों का मामला मसला है। ये मैं समझता हूँ असद उमर साहब हैं, एक ऐसे शख्स थे हैं, अगर अगर जहांगीर तरीन होता इसमें तो वो भी एक ऐसा काफ़ी किरदार अदा कर सकता था। उसकी तबीयत ज़रा मुख्तलिफ किस्म की थी। बाकी सही, पीटीआई में अगर चाहे, अगर लीडरशिप रोल और कॉन्फिडेंस अगर कोई दिखाता है, पर वो भी इल्ज़ामात में उतर आता है अक्सर। पर फवाद चौधरी है, मैं समझता हूँ वो भी एक सही, चौधरी अल्ताफ हुसैन साहब वाली ट्रेडिशन को बिलोंग करता है सही। बातचीत कर लेने से। तो बाकी ठीक है, ठीक है एतजाज उतना एहसन साहब, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एतजाज एहसन साहब, अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है NA 249 में, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, आमतौर पर ये कहा जा रहा है और ज़ाहिर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि नून लीग पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं है, क्योंकि डस्का में भी हमने देखा कि नून लीगी उम्मीदवार की जानिब से खुद कहा गया कि 20 पोलिंग स्टेशन के अंदर हमें रीपोलिंग चाहिए, लेकिन हमने देखा कि पूरे के पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब हुआ। तो कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? फैसला तो रीपोल का एक प्रोविजन है कानून में 5% वाली की, 5% से कम डिफरेंस हो तो एक लाजिम तो नहीं, फिर भी डिस्क्रेशन है चीफ इलेक्शन का या इलेक्शन कमीशन की, और उसका कोई जवाब बन सकता है। पर बिना जवाब भी इस इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे काम किए हैं या बहुत सारी बातें इग्नोर की हैं। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज शरीफ साहबा जब कहती हैं कि हमारा वोट नहीं, हमारा नोट काम नहीं आया, हमारा टिकट काम आया। ये एक इलेक्शन में कह देना कि जी हमारा टिकट सिक्के की तरह चला है, ये अगर करप्ट प्रैक्टिस की एडमिशन नहीं है तो और क्या है। लेकिन आपने बिल्कुल उसको इग्नोर किया। आपने इस इलेक्शन में जो 249 की है उसमें भी मरियम बीबी ने सबसे पहले ही कहा कि अगर आपने वोट दिया मिफ्ता को तो आपके घर की दहलीज पे पानी पहुंचाएंगे। ये क्या है? वो तो वो कैंडिडेट कहता है आप मुझे वोट दें ना दें, मैं इस प्रोग्राम को लेके आया हूं कि आपके घर का तक पानी पहुंचाओ। पर अगर आप वो प्राइस ऑफ द वोट की उजरत एक कीमत लगा रहे हो कि ये काम आपका, ये खसूसी काम सिर्फ इस सूरत में करेंगे कि अगर आप वोट देंगे हमारे कैंडिडेट को, पर उसका भी इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। ये तो डिस्क्वालीफाई कर देता है मिफ्ता को ये बयान। अच्छा, इसके अलावा चौधरी साहब, डिस्क्वालिफिकेशन की बात भी आपकी ठीक है। अब देखें, ये कराची का 249 का इलेक्शन भी अजीब ही हुआ है। 21% टोटल वोट पड़ा है इसमें, और जीतने वाला भी और हारने वाली दो बड़ी पार्टियां जो लड़ रही हैं, पीपल्स पार्टी PML, इनको 5-5% वोट मिले हैं। अब ये क्या आयरनी नहीं है कि इनमें से जो भी जीते 5% वोट लेके आके बंदा, वो जो 3.5 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो आके वहाँ पे बैठ जाए। इस सारे मामले में चौधरी साहब, जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, बड़े हवालों से हम देख रहे हैं मुतनाज़ा भी हो चुके हैं। PTI की हुकूमत तो कहती है सारे को बदल दिया जाए, नो कॉन्फिडेंट कर चुकी है। मुस्लिम लीग वाले, नून वाले कहते हैं जी नहीं, और किसी हवाले से दूसरी पार्टी भी कहती हैं कि जी ये काम हुकूमत का इलेक्शन कराने का है ही नहीं है, इस पर कोई पार्लियामान को आने नहीं चाहिए, कोई अमेंडमेंट सजेस्ट नहीं करनी चाहिए, सारा का सारा मामला इलेक्शन कमीशन के हवाले कर देना चाहिए। तो चौधरी साहब, सवाल ये कि ये क्या काम इलेक्शन कमीशन ही करेगा जो मुतनाज़ा भी हो रहा है तेज़ी के साथ, और फिर
ये किसी तरीके से आंदा इलेक्शन जो फेयर हो पाएंगे? इलेक्शन तो जो कानून बनाएगी पार्लियामेंट उसके मुताबिक ही होंगे, और वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कानून बनाना। ठीक। तो इलेक्शन तो अंडर द लॉ कराने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन। अब रही बात जो तनासब है वोट का, वो बड़ा कम रहा है, यकीनन बहुत ही इंतहाई हैरत अंगेज तौर पे कम रहा है। और पर हमारे कानून के तहत जो इलेक्शन कमीशन जिसका कुछ नहीं कर सकती, कानून के तहत है ही ये कि जिसके वोट सबसे ज़्यादा हो, सब में से ज़्यादा हो, ये नहीं कि सारों के बाकियों से मिला के उससे ज़्यादा हो, पर जिसको ज़्यादातर वोट पड़े हों वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो निशान लगी हुई है उस तक जो सबसे पहले पहुंच गया। सही। अब वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कई जुरिस्डिक्शंस में ये है कि मिनिमम वोट जो कास्ट हुआ हो, अगर ना कास्ट हुआ हो तो रीपोल हो जाता है। ये कई जुरिस्डिक्शंस में है, कई जगह है। कई जगह ये है कि जो जीतने वाला जब तक मेजॉरिटी ऑफ द वोट ना हासिल करे, मेजॉरिटी ऑफ द वोट यानी आधे से ज्यादा वोट हासिल ना करे, तब तक रीपोल होता रहता है। पर हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है। हमारे यहाँ अगर रीपोल ज्यादा हुए तो झगड़े ज्यादा होने का इम्कान है, क्योंकि बर्दाश्त लोगों में बहुत कम है। ठीक है। अच्छा एहतिसास एहसन साहब, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों नून लीग के उम्मीदवार जो ज़ाहिर NA49 में उम्मीदवार थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने एक मुतालबा किया है कि बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स जो हैं वो फ़ौज के हवाले किए जाएं। आपको नहीं लगता कि ये अजीब सी बात है कि एक तरफ इदारों की मुदाखलत के हवाले से पूरा एक बयानिया बनाया जाता है, वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाया जाता है, और दूसरी तरफ फिर बैलेट बॉक्स फौज की हिफाजत में देने का मुतालबा भी किया जाता है? गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे थे कि नून लीग ने सिर्फ एक सीट आ रही है और वो फिर खुद फौज को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है, ये दोहरा मयार नहीं है? बिल्कुल, बहुत दोहरा तजाद है, दोहरा मयार है। इस पे तो मेरा ख्याल है सब बहुत लोग हंसे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इदारों की मदाखलत नहीं कही, वो तो नाम लेके फौज की मदाखलत की बात करते रहे कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, फौज को करीब नहीं आना चाहिए पोलिंग स्टेशन, फौज को यहाँ नहीं बैठना चाहिए। वो तो ये रहते रहे। अब खुद ही फौज को के हवाले वो मोस्ट सेंसिटिव मटेरियल हवाले करना चाह रहे हैं, जिस पे अगर मैं कहूँ कि फर्ज को कीजिए ये मटेरियल सारा हवाले हो जाए फौज के, किसी कर्नल के हो, किसी ब्रिगेडियर के हवाले हो, तो वो अगर आर्मी चीफ बदनीयत हो तो क्या वो कर्नल वो बैलेट पेपर आर्मी चीफ के कहने पे तब्दील नहीं कर देगा? वो कर देगा, जो भी आगे होता रहे। तो ये जिनको पर इल्जाम लगाते हैं, जब चाहते हैं उन पे इल्जाम लगा देते हैं, जब चाहते हैं सहारा ही आसरा ही उनका लेते हैं, उनके ही हवाले कर दो। अगर आपने जनरल बाजवा के किसी मातहत के हवाले करने हैं बैलेट पेपर, तो आपने तो इतने इल्जामात लगाए हैं जनरल बाजवा पे नाम लेके। तो ये लाडले लोग हैं, ये इस निज़ाम के लाडले लोग हैं जो 1985 की इलेक्शन में के जरिए ये सियासत में आए। बिल्कुल चौधरी साहब सही कह रहे हैं, ये दोहरा मयार वाली बात है। लेकिन चौधरी साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का मैं बयान देख रहा था, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात की कोई ज़रूरत नहीं है, वोट को इज़्ज़त देने की ज़रूरत है। अब देखें वोट को इज़्ज़त किस तरीके से होगी अगर आप इंतखाबी इस्लाहात जामे तौर पर नहीं करते, सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर बैठती नहीं हैं, तो ये हवा में वोट को इज़्ज़त दे के मसला हल हो जाएगा सर? देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भी सोच रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये दुनिया में अब मुरव्वज है और राइज है, और इसके अब हमने एक तरीका निकाला है बार काउंसिल की इलेक्शन का।
वो बड़ा सिंपल सा है। उसमें ये है कि एक बायोमेट्रिक होती है कि आप जाके अंगूठा एक जगह मखसूस जगह पर लगाते हैं अपना। जब आप अंगूठा लगाते हैं तो वो मशीन अंगूठे को पढ़ के और आपके सामने बैलेट पेपर स्क्रीन पे ले आती है, और स्क्रीन के चारों तरफ पर्दा होता है तो कोई और नहीं देख रहा। उस स्क्रीन पे आप जिस कैंडिडेट को वोट डालना चाहते हैं उस पे फिर वो अंगूठा लगा देते हैं। अब मशीन एक तो उस वोट को शुमार कर लेती है उस मेरे पसंद के उम्मीदवार के खाते में इंस्टेंटेनियस एकदम। पर दूसरा काम ये करती है कि एक बैलेट पेपर बाहर वहां से निकालती है और बैलेट पेपर हुक्ला जो वोटर हैं उनके हाथों में आ जाता है। पर इसका हमने और भी सोच रखा है, तो बड़ा सिंपल है। इसका ये एतराज इस पे हो सकता है कि अगर मेरे हाथ में बैलेट पेपर मेरा आ गया जिससे मैं तसल्ली कर सकता हूँ, और अब दो काउंट हो सकते हैं, एक बैलेट पेपर काउंट अगर कोई एतराज कर दे और एक मशीन काउंट। इसमें तो लेकिन जब मेरे हाथ में बैलेट पेपर आ गया तो मुझे शायद मेरे पार्टी लीडर ने कहा हो कि भाई अपना वोट लेके आना बाहर और मैं देखूंगा। वो एक और तरीका ये है कि वो वोट जो है पेपर वोट वो मेरे हाथ में नहीं आता, वो मेरे सामने डिस्प्ले होता है। जब मैं उस पर देख लेता हूँ कि ये करेक्टली इसने मेरा वोट डाला है तो मैं बटन फिर दबाता हूँ। तो साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपोजिशन का एक और भी बड़ा एतराज़ है। वो कहते हैं कि आज से 21 साल पहले जो अल गोर और बुश का जो इलेक्शन हुआ था बहुत मुतनाज़ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला। वहाँ पे वो कहते हैं कि मशीन की गलती हुई या मशीन से गलती करवाई गई कि एक शख्स जो है ना वो मोहर लगाता है अल गोर पे, तो जाके वो अल गोर पे नहीं, वो बुश के ऊपर वो निशान पड़ जाता है। तो वो कहते हैं कि ये भी, इससे भी गलती भी हो सकती है, गलती करवाई भी जा सकती है, इसको मोनोपोलाइज भी किया जा सकता है। वो कहते हैं जी तकरीबन 100 अरब रुपया हुकूमत ने पीटीआई ने खर्च कर दिया इसके ऊपर अब तक, ईवीएम के ऊपर। अब ये दोबारा से मामले को उखाड़ पिछाड़ टोटली रिजेक्ट कर देंगे तो कहाँ जाके रुकेगा मामला? देखिए एहतशाम साहब, बात तो ये है कि कोई मशीन ऐसी दरकार है हमें जिस पे हमारा एतमाद हो जाए। ये बात ठीक है, दुरुस्त है कि एक मशीन को प्रोग्राम किया जा सकता है। आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि हर 40 वोट के बाद वो 3 एक्स्ट्रा वोट मेरे नाम पे डाल देगी। हर 40 वोट में 3 एक्स्ट्रा वोट डाल देगी। तो ये कोई 6% वोट तो मैं ले गया बीच में मार्जिन। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या अमेरिकनों ने छोड़ दिया वोटिंग मशीन को? नहीं छोड़ा जी, उन्होंने कर तो किया। और कौन सी एक इलेक्शन, क्या फ्लोरिडा की एक इलेक्शन, एक मतलब है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उसके अलावा सैकड़ों उनकी कांग्रेस की इलेक्शन, सैकड़ों सेनेट की इलेक्शन हो चुकी हैं गोर के बाद, ठीक है। बुश के बाद। अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक में अभी भी ये तरीका जो है वो कामयाबी से रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। एतजाज एहसन साहब, जरा पीडीएम पे आ जाते हैं। हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक बनाई गई थी अपोजिशन की जानिब से पीडीएम, और हमने देखा कि काफी हद तक अनर्व कर दिया था अपनी हुकूमत को। लेकिन क्या हुआ, कहाँ खराबी हुई? मुकमुका के इल्जाम तो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग का मुकमुका हो गया, नून लीग वाले कहते हैं कि जमहूरियत की पेट में छुरा घोंपा गया है। तो कुछ लोग समझते हैं कि जो बाहर बैठे लोग हैं, जो पार्लिमानी सियासत से आउट हैं, उनकी हठधर्मी की वजह से ये सब हुआ। तो आपको क्या लगता है, मामला कहाँ खराब हुआ? मेरा ख्याल है कि ये मामला वहीं खराब हुआ जहाँ, जिसको मैंने कहा है बेनजीर डॉक्ट्रिन, कि असेंबली के फ्लोर को और फोरम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं थी, खा उसमें कितनी बड़ी शिकस्त ना हुई हो, खा हमारी सारी असेंबली में 17 सीटें हो, हम उस असेंबली में बैठेंगे। हम इसलिए इस्तीफों के खिलाफ थे। अगर इस्तीफे दे दिए होते सोनिया बीबी, एहतशाम साहब, तो इस वक्त ये पीडीएम बाहर बैठी होती। इमरान खान ने 6 साल के लिए सेनेटर सारे इलेक्ट करा लिए होते।
2/3 मेजोरिटी सेनेट में होती, 2/3 मेजोरिटी बिल्कुल। असेंबली में होती। अच्छा, इस्तीफे जो देते तो हम इस्तीफे दे के बाहर बैठ जाते और कहते अब पोल का बॉयकॉट करवाएंगे। पोल का बॉयकॉट तो 1985 में भी नहीं करवा सके थे। अब पोल का बॉयकॉट करवाएंगे, पोल का बॉयकॉट ना होता, लोग जाके वोट डाल देते, तो वो जो 150 ऑड सीट्स थी जो 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 जिन पे इलेक्शन होते, हाँ। उनमें से अगर 20-30 भी मिल जाती इमरान खान को तो उसकी कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो पीपल्स जाती। पार्टी की आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी इस तमाम तर मामले में ठीक रही। अच्छा, बशीर मेमन साहब के इशू पर सॉरी, इसी हवाले से एक और चीज बता दें चौधरी साहब के, बिलावल भुट्टो का एक और लेटेस्ट बयान भी है आया अगले दिन, जिसमें वो बड़े गुस्से से नाराजगी से कह रहे हैं कि जी हमें बार बार कहा गया इस्तीफों के लिए, तो हमने कहा कि जी पंजाब खुला आए वहाँ पे करते हैं बुजदार को हटाने के लिए। वो कहते हैं बुजदार को हटाने के लिए नून वाले तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं तभी कहता हूँ कि पीटीआई का नून का यहाँ पे मुक्का है। ये बात तो मंतक तो यही बताता है, लॉजिकल है। अगर आप कहें कि जी उनकी तरफ से जो ब्रेडमैन आ रहा है उसको हमने आउट नहीं करना वो, या हमारा कप्तान जो आजकल है बड़ा अच्छा टॉप बैट्समैन हो गया है बाबर आजम को आउट नहीं करना, बाकी पाकिस्तानी टीम को कोशिश करते रहना तेज बॉल करके, तो बाबर आजम अकेला ही सब कुछ ले जाएगा। पंजाब एक सबसे बड़ा फैक्टर है, पंजाब के बगैर बड़ी मुश्किल है वफाकी हुकूमत भी चलानी, और उसमें कॉन्फिडेंस बन जाए, ये बड़ी अच्छी पेशकश थी कि पंजाब को पहले देखा जाए उसके बाद वफाक की तरफ किया जाए। और वफाक तो 9 पिन्स की तरह, तो जो गेम होती है 9 पिन्स की तरह गिरेगी, एक के बाद दूसरी ठीक है। चलें एतजाज एहसन साहब, जरा बशीर मेमन साहब के इशू पर आ जाते हैं। आपको क्या लगता है ये अचानक से बशीर मेमन साहब कहां से आ गए? आपको क्या लगता है इन इल्जामात में कोई वजन है या फिर किसी की ईमा पर ये इल्जामात लगाए गए जैसे गवर्नमेंट भी कहती है? मैंने तो जब उसको सुना पहली मर्तबा तो उसके बयान से ही मुझे ये महसूस हुआ कि ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, ये स्क्रिप्टेड है सारा जो वो बात कर रहा है, और जिस अंदाज से वो कर रहा था, जिस तरह वो एक नाम ला रहा था जिसको उसने फ़ायदा पहुंचाना है, और बैलेंस करने के लिए वो हमारे नाम भी ले लिए उसने कि आसिफ अली जरदारी साहब, नफीसा शाह साहिबा, खुर्शीद शाह साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का नाम ले लिया हमारे मोतबर लीडरशिप में। अब उनका नाम ले लिया कि उनके बारे में भी बड़ा प्रेशर था इमरान खान का कि उन पर केस। अब एहतजाज एहसन साहब को इंक्वायरी होगी या बस 2-4 दिन की मीडिया हाइप है और फिर खत्म हो जाएगा? और या इसमें चौधरी साहब ये बताएं कि जिस तरीके से बैक टू बैक इंटरव्यूज दिए और मैंने देखा कि बड़ी जगह वो एम्बेरस भी लग रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे बशीर मेमन साहब, जब उनसे कहा गया कि जी इसकी टाइमिंग 2-2.5 साल के बाद आपको कैसे याद आया, और दूसरा जब भी सवाल पूछा जाता तो एक ही बात करते, चलें छोड़ो ना जी एक जुडिशल आप फोरम पे चले जाएं, मैं सब वहाँ पे अपनी बातें बताऊंगा। तो मतलब जो सवाल का जवाब है वो नहीं आया, एक ही बात कहते थे जुडिशल फोरम पे ले जाए मुझे किसी जगह। अभी जुडिशल फोरम वाली बात को उनको समझ नहीं आती कि ये कितनी खतरनाक बात है उसके लिए, सही उनके लिए, और जिनको मैं समझता हूँ कि जिन्होंने इससे फायदा, इसके बयान से फायदा उठाने की कोशिश की है, ये मैं इसको कहता हूँ अरशद मलिक नंबर 2 है। ये इसको उस पैराए में पढ़े जो। ठीक है एतजाज एहसन साहब, माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।